Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn Sociology 24/7। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट फैमिली, जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं। आप सभी जानते होंगे जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ मेनली फैमिलीज टू टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को एकांकी परिवार या नाभिक परिवार कहते हैं और जॉइंट फैमिली को संयुक्त परिवार कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन रहते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज होती है। और जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस और सिबलिंग्स वगैरह सब रहते हैं। जॉइंट फैमिली में मेनली अगर हम उसको आज हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे और जो जॉइंट फैमिली बेसिकली होती है उसमें मिनिमम 3 जनरेशन की बात की जाती है, उसमें 3 जनरेशन आती है। और न्यूक्लियर फैमिली में 2 जनरेशन होती है, पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन मीन्स 2 जनरेशन। और जब जॉइंट फैमिलीज होती है तो उसमें ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वगैरह भी आती हैं, तो वो एक और जनरेशन है, इसलिए इसमें 3 जनरेशन की बात होती है। 3 जनरेशन एक साथ रहती है एक फैमिली में, तो वो जॉइंट फैमिली से जाते हैं। जो जॉइंट फैमिली टॉपिक है ये आपकी सोसाइटी इन इंडिया का ही पार्ट है। एंड इसमें हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ जॉइंट फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who generally live under one roof, who eat cooked food at one hearth, who hold property in common, participate in common worship, and are related to one another as some particular type of animal. Who said this statement? ये स्टेटमेंट इरावती कार्वे का है, जिसमें उन्होंने बोला कि एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं और जो सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो परस्पर एक दूसरे से विशिष्ट नातेदारी से संबंधित होते हैं। तो बेसिकली इरावती कार्वे ने जॉइंट फैमिलीज की, इवन फैमिली की, इंडिया में फैमिली सिस्टम की बहुत डिटेल स्टडी की थी। उनकी बुक भी थी जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, उन्होंने लिखी थी, इसमें उन्होंने डिटेल स्टडी की थी। उन्होंने अपनी ये जो डेफिनेशन दी, इसमें बेसिकली हमें डेफिनेशंस जब लर्न करनी होती है तो हमें अपने कीवर्ड्स को पॉइंट आउट करना होता है। हर एक डेफिनेशन आपको एक एक टॉपिक पे काफ़ी सारे थिंकर्स की डेफिनेशन मिलेगी, बट अगर हम उसका एनालाइज करें तो लगभग चीज़ें वही होती हैं, बट कीवर्ड्स डिफर करते हैं। हमको उन्हीं कीवर्ड को ही हाईलाइट करना होता है और उसके थ्रू हमें डेफिनेशंस को लर्न करना होता है। तो अगर हम इसके कीवर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक ही छत के नीचे रहते हैं, यानी कि अंडर वन रूफ की बात की, मतलब एक ही छत के नीचे रहते हैं और उनका कॉमन किचन होगा, यानी कि एक ही रसोई में पका हुआ भोजन करेंगे और उन्होंने कॉमन प्रॉपर्टी की भी बात की और उन्होंने वर्शिप भी कॉमन की बात की। ये जो थी ये थी इरावती कार्वे। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारी IP देसाई की। उन्होंने बोला, वी कॉल अ फैमिली जॉइंट फैमिली इन विच द मेंबर्स ऑफ 4 or more generations live together and are related to each other by property, income, mutual rights and obligation। ये स्टेटमेंट IP देसाई को बिलोंग करता है। उनका ये कहना था कि हम उस परिवार को एक संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें 4 या उससे अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो अगर हम इनके कीवर्ड्स को हाईलाइट करें तो इन्होंने 4 या उससे ज़्यादा जनरेशन की बात की। मैंने भी बताया आपको कि जॉइंट फैमिली में मिनिमम 3 जनरेशन तो होनी चाहिए, तब हम उसे जॉइंट फैमिली कह सकते हैं। तो इन्होंने 4 जनरेशन या उससे ज़्यादा की बात की और इन्होंने प्रॉपर्टी, इनकम और म्यूचुअल कुछ राइट्स और इससे एक दूसरे को रिलेटेड बताया। ठीक है, तो आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं 4 और मोर जनरेशन को, म्यूचुअल राइट्स को, इनकम और ऑब्लिगेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम?
इसमें हमसे बोला है कि कौन सी दशाएं एक लंबे समय तक भारतीय संयुक्त परिवारों की स्थिरता को बनाए रखती है। तो वो है आपकी एंसेस्ट्रल वर्शिप एंड जॉइंट प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल वर्शिप यानी कि पितृ पूजा, और नेक्स्ट है जॉइंट प्रॉपर्टी यानी कि जो अगर जॉइंट फैमिली है तो इसमें जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, जो भी हमारा जितनी भी हमारे पास फाइनेंशियली जो भी चीज़ें हैं उसका एक वो इक्वल होती है सबके लिए, उसमें सबका एक सबका पार्ट होता है, सबका हिस्सा होता है। तो जो ये जॉइंट फैमिली की स्टेबिलिटी जो बनी रहती है उसकी बात की गई है, तो उसमें दो चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो है आपकी एंसेस्ट्रल वर्शिप और जॉइंट प्रॉपर्टी यानी कि पितृ पूजा और संयुक्त संपत्ति। उसमें जो भी संपत्ति होती है वो सबकी कॉमन होती है। नेक्स्ट, which condition contributed to maintain joint remedies effectively in India? मीन्स कि किस दशा का भारत में संयुक्त परिवार को प्रभावी बनाए रखने में योगदान है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं जॉइंट फैमिली को इफ़ेक्टिवली, जो हमारी जॉइंट फैमिली चलती रही उसके लिए ट्रेडिशनलिज्म रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि परंपरावाद। हमारे यहाँ ट्रेडिशन से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, हम उनको फॉलो करते जाते हैं। तो वही बात है कि जो परंपरा से चीज़ें चली आ रही हैं उससे जो ये हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये इफ़ेक्टिवली बना हुआ है, उसमें ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारा ट्रेडिशन, हमारी परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीज़न ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली इन इंडिया। जो ये हमारी जॉइंट फैमिली है ये कैसे डिसइंटीग्रेट हो रही है, यानी कि जो संयुक्त परिवार है वो अब ख़त्म हो रहे हैं, उनका विघटन हो रहा है, उसका क्या कॉज हो सकता है। तो मेन रीज़न है उसका मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन यानी कि आधुनिक शिक्षा। ज़्यादातर जो भी लोग अगर विलेज में भी रहते हैं लेकिन वो अपने चिल्ड्रंस को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, वो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो विलेज वाले लोग हैं वो अपनी जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर में आते हैं, क्योंकि वो सिटीज़ में आते हैं, अर्बनाइजेशन हुआ, ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एजुकेशन की वजह से लोग दूसरी जगह पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो उससे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो इंडिया में पहले एग्जिस्ट कर रहा था अभी भी है, बट अब बहुत कम होता जा रहा है। ये जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर में चेंज हो रही है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ। ये सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ एक बुक थी, ये लिखी थी आपके आई.पी. देसाई। आई.पी. देसाई जिनकी अभी मैंने बुक की जिनकी अभी डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ी, जिन्होंने जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन दी थी, जिसमें कि मैंने भी कीवर्ड आपको बताए थे उसके, उन्होंने 4 से ज़्यादा जनरेशन की बात की थी जो साथ रहते हैं, प्लस प्रॉपर्टी, इनकम और म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशंस की बात की थी। तो वो आई.पी. देसाई है, उन्हीं की ही बुक का नाम है सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ। इन्होंने महुआ में स्टडी की थी, फील्ड स्टडी, फिर उसके बाद ये इन्होंने बुक लिखी थी। नेक्स्ट है इन व्हाट फॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट फैमिली इज़ अपेरेंट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जो औद्योगिकरण हुआ है, जो बहुत सारे उद्योग हमारे यहाँ लगे, तो औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवारों का जो रूपांतरण हो गया है, मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो किस में हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन? न्यूक्लियर फैमिली में। जो जॉइंट फैमिली है वही तो ही टूट कर न्यूक्लियर बन रहे हैं। पहले जैसे लोग एग्रीकल्चर बिजनेस था कॉमन, लोग बिजनेस वही कर रहे थे, तो वो विलेजेस में रह रहे थे, रूरल एरिया में रह रहे थे। वही लोग तो अब मॉडर्न एजुकेशन होने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो उनके पास एग्रीकल्चर के लिए नहीं है प्रॉपर्टी, तो वो लोग शहर में आ रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करने आ रहे हैं, तो वो भी जॉइंट से होकर न्यूक्लियर में हो जा रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली है, ट्रांसफॉर्मेशन है जॉइंट फैमिली का, वो न्यूक्लियर में हो गया है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट फैमिली, फॉर्मल रिलेशनशिप। बेसिकली अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो 2 तरह के रिलेशनशिप आप देखते हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप। फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं जैसे कि कोई ऑफिस है, उसमें जो लोगों के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो फॉर्मल रिलेशनशिप। एक एम्प्लॉय और उसके बॉस के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो फॉर्मल रिलेशनशिप होगा। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप होगा वो फॉर्मल रिलेशनशिप होगा। इस टाइप की रिलेशनशिप फॉर्मल होता है। बट अगर हम अपनी फैमिली में रिलेशंस की बात करते हैं,
अपनी फैमिली में रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन फैमिली में इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं। इनफॉर्मल रिलेशंस बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन होते हैं और बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं। जब डायरेक्ट रिलेशंस बहुत क्लोज और बहुत ज़्यादा जहाँ पे रूल रेगुलेशंस की बात नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है और डायरेक्ट रिलेशन है, वहाँ पे इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं। इनफॉर्मल को हिंदी में अनौपचारिक कहते हैं और फॉर्मल को औपचारिक कहते हैं। तो जो भी आपके बॉस हैं, किसी के भी बॉस हैं और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशन होता है वो फॉर्मल होता है, यानी कि औपचारिक संबंध होते हैं, क्लोज रिलेशन नहीं होता उतना। जबकि जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हमारा बहुत क्लोज रिलेशन होता है, उनसे हम किसी भी तरह से बात कर सकते हैं, उनसे किसी भी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बट जो जैसे कि जब भी हमारे जैसे स्टूडेंट टीचर का रिलेशन होगा तो स्टूडेंट को अपने टीचर से फॉर्मली बिहेव करना होता है, उनसे वो किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा हम अपने घर पे किसी भी तरह से बात करें तो वो फॉर्मल रिलेशन हुआ और इनफॉर्मल रिलेशन हुआ। और जो टीचर स्टूडेंट या जो भी हमारे बाहर के लोग हैं इन सब से हमारा बहुत ही फॉर्मल रिलेशन होता है, वहाँ पे हम रूल रेगुलेशन से उस तरह से ट्रीट करते हैं, तो वो औपचारिक संबंध होते हैं। नेक्स्ट है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बुक इज़ रिटन बाय। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो बुक थी इरावती कार्वे ने लिखी थी, जिनकी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है और ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। जिसमें भी जॉइंट फैमिली अगर आपके सिलेबस में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जॉइंट फैमिली के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लेट्स लर्न सोशियोलॉजी 24/7। थैंक यू so much for watching.